नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की रोमांचक कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी नई कहानियों का आनंद लें। आज की कहानी बेहद खास और दिलचस्प होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर सुनें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। जिस बेटी को बाप ने बेच दिया 8 लाख में, लेकिन 8 साल बाद जब बेटी डीएम बनकर घर आई, फिर जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, क्या कोई बाप अपनी ही बेटी को पैसों के लिए बेच सकता है? और अगर वह बेटी सालों बाद कलेक्टर बनकर घर आए तो क्या होगा? बिहार के एक गांव के गरीब किसान रमेश के घर जब बेटी सुहानी का जन्म हुआ, तो उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू नहीं थे। गांव में बेटियों को बोझ समझा जाता था। जब सुहानी पैदा हुई तो किसी ने घर आकर बधाई नहीं दी बल्कि ताने दिए, अब तेरा भाग्य और खराब हो गया, बेटी पालना आसान नहीं है। रमेश पहले से ही गरीबी से जूझ रहा था। वह चाहता था कि उसके घर बेटा पैदा हो जो उसका नाम आगे बढ़ाए और बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन बेटी होने से उसके सपने टूट गए। उसने कभी सुहानी को प्यार से नहीं देखा, ना ही उसे गोद में उठाया। लेकिन माँ अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी, पर रमेश की बेरुखी उसे चुभती थी। समय बीतता गया, गरीबी की मार बढ़ती गई। रमेश के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन इतनी कमाई नहीं थी कि परिवार का पेट भर सके। कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर ताने मारते, अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो कुछ बेचो, लेकिन बेचने को कुछ नहीं था। इसी बीच जब सुहानी 14 साल की हुई तो गांव के अमीर जमींदार प्रताप सिंह ने रमेश के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने कहा, मुझे सुहानी पसंद है, मैं इसे 8 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। तेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। रमेश के लिए यह प्रस्ताव एक सुनहरा मौका था। उसने कभी अपनी बेटी से प्यार किया ही नहीं था। अब वह उसे एक ऐसी चीज समझने लगा जिससे वह अपना कर्ज चुका सकता था। सुहानी की माँ ने बहुत रोकी, गिड़गिड़ाई, लेकिन रमेश नहीं माना। वह एक ही बात कहता रहा, गरीबी में बेटी बोझ होती है। इसके बदले मुझे 8 लाख मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? और एक दिन रमेश ने सुहानी को प्रताप सिंह के हवाले कर दिया। एक पिता ने अपनी ही बेटी को पैसों के लिए बेच दिया। सुहानी को जबरदस्ती प्रताप सिंह के हवाले कर दिया गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी माँ दरवाजे पर सिर पटक तक कर रो रही थी, लेकिन रमेश ने उसकी एक ना सुनी। वह 8 लाख रुपए लेकर खुशी खुशी घर लौट आया, जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन जिसे वह जीत समझ रहा था वह उसकी बेटी के लिए जीवन की सबसे बड़ी हार थी। सुहानी को घसीटकर प्रताप सिंह की हवेली जैसे घर में ले जाया गया। उसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जिससे हल्की सी रोशनी आ रही थी। सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक बूढ़ी नौकरानी आई और बिना कुछ कहे एक थाली में रूखी सूखी रोटियां रखकर चली गई। सुहानी ने भूख के बावजूद खाना नहीं खाया। उसे सिर्फ अपनी माँ की याद आ रही थी। कुछ घंटे बाद दरवाजा खुला और प्रताप सिंह अंदर आया। उसकी लालच भरी आंखें सुहानी पर गड़ गई। अब से तू यहीं रहेंगी, मेरे हिसाब से चलेगी, समझी? उसने कठोर आवाज में कहा। सुहानी ने घबराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या अब मैं कभी अपने घर नहीं लौट पाऊंगी? क्या पापा मुझे लेने नहीं आएंगे?
दिन बीतते गए लेकिन हर दिन सुहानी के लिए और भी कठिन होता गया। प्रताप सिंह उसे बार बार ताने देता, तेरे बाप ने तुझे बेच दिया है, अब तू मेरी जायदाद है। वह चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं सकती थी, क्योंकि हर दरवाजे पर चौकसी थी। एक दिन उसने भागने की कोशिश की। जैसे ही नौकरानी खाना देने आई वह दरवाजे के पीछे छिप गई, और जैसे ही दरवाजा खुला वह दौड़ पड़ी। लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। प्रताप सिंह के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। अब उसके शरीर पर सिर्फ घाव और जख्म थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत होते जा रहे थे। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में इस नर्क से बाहर निकलेगी। आखिरकार एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब गांव में एक समाजसेवी संस्था आई। तो वह किसी तरह उनके पास पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। संस्था के लोगों ने उसे छुपाकर शहर ले जाने का फैसला किया, और यही वह दिन था जब उसकी तकदीर बदलने वाली थी। सुहानी को जब समाजसेवी संस्था के लोग गांव से बाहर निकालकर शहर ले गए, तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में इस नरक से बाहर आ चुकी है। लेकिन यह उसकी आज़ादी की मंजिल नहीं थी, बल्कि संघर्ष की असली शुरुआत थी। संस्था ने उसे एक बालिका आश्रय गृह में रखा, जहां कई और लड़कियां थीं जो अपने अपने अतीत के जख्मों को सह रही थी। पहली बार सुहानी को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी, लेकिन उसमें बाकी लड़कियों से कुछ अलग था। उसमें हार मानने का कोई इरादा नहीं था। संस्था के लोग उसे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते थे, लेकिन गांव में पलीबड़ी सुहानी के लिए यह आसान नहीं था। इंग्लिश का एक भी शब्द उसकी समझ में नहीं आता था। मैथ्स की गणनाएं किसी पहाड़ से कम नहीं थी, और किताबों के भारी शब्द उसके दिमाग में नहीं समा रहे थे। कई बार उसका मन करता कि सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन जब भी वह अपने अतीत के बारे में सोचती उसका गुस्सा बढ़ जाता। उसे अपने पिता की बेपसी, माँ की चीखें और प्रताप सिंह के अत्याचार याद आते, और यही सब उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देते। दिन रात मेहनत करने के बाद सुहानी ने आखिरकार 10वीं कक्षा की परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उसे विश्वास नहीं हुआ, वह जिले में टॉप कर चुकी थी। यह उसके जीवन का पहला बड़ा बदलाव था। उसके संघर्ष की कहानी अखबारों में छपी और कई लोग उससे मिलने आए। लेकिन सुहानी की असली मंजिल अभी भी दूर थी। उसने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए लड़ेगी जो समाज के अत्याचारों का शिकार होती हैं। उसने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का फैसला किया, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। दिन में वह समाज सेवा का काम करती और रात में पढ़ाई में जुट जाती। कई बार नींद पूरी नहीं होती, कई बार भूख लगती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब यूपीएससी का परिणाम आया, तो वह पूरे देश में टॉप उम्मीदवारों में शामिल थी। अब वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बन चुकी थी। जिस लड़की को उसके पिता ने 8 लाख में बेच दिया था, आज वही करोड़ों की अधिकारी बन चुकी थी। अब वक्त था अपने अतीत का सामना करने का। उसे अपने गांव लौटना था, लेकिन इस बार एक मजबूर लड़की बनकर नहीं, बल्कि एक ताकतवर अधिकारी बनकर। जिस गांव ने कभी सुहानी को बेप्सी में देखा था, वहां अब वह गाड़ी में डीएम की नंबर प्लेट के साथ लौट रही थी। उसके साथ सुरक्षा गार्ड, सरकारी अफसर और प्रेस के लोग भी थे। पूरा गांव हैरानी से देख रहा था, क्या यह वही सुहानी है जिसे उसके बाप ने 8 लाख में बेच दिया था? रमेश, जिसने अपनी ही बेटी को पैसे के लिए बेच दिया था, अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों में पछतावे के आंसू थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उसे पता चला कि गांव में एक महिला डीएम आ रही है, तो वह भी भीड़ में खड़ा था। लेकिन जब उसने देखा कि वह महिला उसकी अपनी बेटी सुहानी थी,
तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने वही 14 साल की मासूम बेटी घूम गई, जिसे उसने अपने लालच के कारण नरक में धकेल दिया था। सुहानी गाड़ी से उतरी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं थी। उसने गांव के विकास कार्यों की समीक्षा करनी शुरू की, लेकिन फिर वह अचानक अपने पुराने घर की ओर बढ़ी। भीड़ को चीरती हुई वह उस टूटी-फूटी झोपड़ी के सामने आ खड़ी हुई, जहां कभी उसकी मां ने उसे अपने आंचल में छुपाने की कोशिश की थी। रमेश कांपते हुए उसके सामने आया, उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, सुहानी ने कड़वी आवाज में कहा, कौन बेटी? क्या मैंने जन्म लेने के बाद से कभी महसूस किया कि मेरा कोई पिता भी है? रमेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी अफसर बनेगी। सुहानी ने एक पल को गहरी सांस ली। भीड़ देख रही थी कि क्या वह अपने पिता को माफ कर देगी। लेकिन उसने एक सख्त फैसले की घोषणा की। यह गांव अब बदलने वाला है। अब कोई और लड़की इस गांव में बेटी नहीं जाएगी। आज से यहाँ लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य होगी, और जो कोई भी किसी लड़की को बोझ समझेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रमेश अब भी उसके पैरों में गिरा था, लेकिन सुहानी ने उसे अनदेखा कर दिया। यह उसके लिए बदले की जीत नहीं थी, बल्कि समाज में बदलाव लाने का पहला कदम था। सुहानी ने अपने पिता रमेश को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी अपनी मां को देखने के लिए तड़प रहा था। वह उस टूटी-फूटी झोपड़ी के अंदर गई, जहां उसकी मां कभी उसके लिए दुनिया से लड़ती थी। वहां एक कमजोर बूढ़ी और टूटी हुई महिला बैठी थी। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में वही ममता थी जो बचपन में थी। जैसे ही मां ने सुहानी को देखा, उसकी आंखों में अविश्वास था। वह अपनी आंखें मलने लगी, मानो यकीन ही ना हो कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। सुहानी ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। दौड़कर अपनी मां के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मां, मैं आ गई। मैं अब वापस आ गई। सुहानी की आवाज में टूटे हुए इंसान की सिसकियां थी। मां भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाल सहलाने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। यह खुशी के आंसू थे। यह उस इंतजार के आंसू थे जो सालों तक उसने अपनी बेटी के लिए बहाए थे। बेटी, तू सच में मेरी सुहानी है या मैं सपना देख रही हूँ? बूढ़ी माँ ने सुहानी के गालों को छूते हुए कहा। नहीं माँ, अब कोई सपना नहीं। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाहर खड़ी भीड़ यह नजारा देख रही थी। कुछ लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ बेटी के इस मिलन ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया था। माँ ने धीरे धीरे सुहानी के माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने तो तेरा नाम भी लेना छोड़ दिया था, क्योंकि जब तुझे बेचा गया तो मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैंने हर दिन भगवान से तुझे वापस मांगने की प्रार्थना की, लेकिन मुझे लगा कि मेरी सुहानी मर चुकी है। सुहानी की आंखों में आग थी। माँ, मैं मरी नहीं थी। मुझे इस समाज ने मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को जिंदा रखा और अब मैं उन सभी लड़कियों के लिए लड़ूंगी जो हमारे जैसी तकदीर लेकर जन्मी है। माँ अपनी बेटी की बात सुनकर गर्व से भर गई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। बेटी, तेरे पिता तुझे अब भी अपना गुनहगार नहीं मानते, और प्रताप सिंह, वह तुझे फिर से खत्म करने की कोशिश करेगा। सुहानी ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता माँ। मैं अब एक डीएम हूँ। कानून अब मेरी ताकत है, और मैं अब वह बदला लूंगी जो हर बेटी के लिए जरूरी है। माँ को अब भरोसा हो गया था कि उसकी बेटी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी बेटियों की उम्मीद बन चुकी थी, जो अंधेरे में जी रही थी। गांव में हड़कंप मच चुका था।
हर कोई फुसफुसा रहा था, अरे जिसे उसके बाप ने 8 लाख में बेचा था, वहीं अब वह जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बन गई थी। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे इस खबर ने सबसे ज्यादा डरा दिया था, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था, जिसने हमेशा कानून को अपनी जेब में रखा था, आज पहली बार कांप रहा था। जब उसे पता चला कि सुहानी डीएम बनकर गांव लौटी है, तो उसकी सांसें तेज हो गई। उसे अपने सारे पाप याद आने लगे। कैसे उसने सुहानी को खरीदा था, कैसे उसे कैद में रखा था, कैसे उसकी हर कोशिश को कुचल दिया था। उसने तुरंत अपने गुंडों को बुलाया, यह लड़की जिंदा नहीं रहनी चाहिए। अगर उसने मेरे खिलाफ एक भी सबूत निकाला तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब सुहानी कोई बेबस बच्ची नहीं थी, बल्कि कानून की ताकत थी। सुहानी को खबर मिल गई कि प्रताप सिंह उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने पुलिस को आदेश दिया कि प्रताप सिंह के काले कारनामों की पूरी जांच की जाए। रात होते ही पुलिस की गाड़ियां प्रताप सिंह की हवेली के बाहर पहुंच गई। पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। सबके मन में सवाल था, क्या आज उस आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा जो अब तक कानून से बचता आया है। प्रताप सिंह गुस्से में बाहर निकला, ये क्या हो रहा है, मेरे घर पर पुलिस क्यों आई। तभी एक रौबदार आवाज आई, प्रताप सिंह अब तेरे हर जुर्म का हिसाब होगा। सबकी नजरें घूमी और उन्होंने देखा सुहानी अपने सरकारी वाहन से उतर रही थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि बदले की आग थी। प्रताप सिंह ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। उसने कांपते हुए कहा, तू जिंदा कैसे बच गई। सुहानी ठहाका मारकर हंसी, प्रताप सिंह तूने मेरी किस्मत को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आज तेरे लिए मौत का वारंट लेकर आई हूं। पुलिस ने प्रताप सिंह की हवेली की तलाशी शुरू की। वहां से कई लड़कियों को छुड़ाया गया जिन्हें उसने कैद करके रखा था। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि सुहानी सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बल्कि उन तमाम मासूम लड़कियों की हक की आवाज बन चुकी थी। और प्रताप सिंह वह अब पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी पहने बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह साफ दिख रहा था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका था। प्रताप सिंह के गिरफ्तार होते ही गांव में एक नई सुबह का आगाज हुआ। जिन लड़कियों को उसने सालों तक कैद कर रखा था वे अब आजाद हो चुकी थी। पुलिस ने उसके गुप्त तहखाने से कई लड़कियों को बाहर निकाला जिनकी आंखों में डर था, लेकिन अब उनमें उम्मीद भी थी। सुहानी ने उन सभी लड़कियों को गले लगाया और कहा, अब तुम्हारी तकदीर कोई नहीं लिखेगा, अब तुम अपनी तकदीर खुद लिखो। गांव की औरतें जो अब तक घरों में दबी कुचली जिंदगी जी रही थी, आज पहली बार बाहर निकली। वे सुहानी को देख रही थी जो अब उनके लिए सिर्फ एक डीएम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी। गांव के बुजुर्ग भी चौंक गए थे। जिसे एक बाप ने बेचा था, आज वही पूरे गांव की बेटियों का भविष्य संवार रही है। लेकिन सुहानी को पता था कि सिर्फ प्रताप सिंह को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। उसने गांव के स्कूल का दौरा किया और वहां के हालात देखकर चौंक गई। लड़कियों की पढ़ाई लगभग बंद थी, शिक्षक अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे और लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम कराया जा रहा था। सुहानी ने तुरंत सख्त आदेश दिए, गांव की हर लड़की को शिक्षा मिलेगी। हर परिवार को ये समझना होगा कि बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उसने सरकार से गांव में एक महिला विद्यालय और एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की सिफारिश की, जहां लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गांव में बदलाव दिखने लगा। जिन लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, अब वे स्कूल जाने लगी। जिन माँओं को अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता थी, अब वे गर्व से अपनी बेटियों को पढ़ने भेजने लगी।
लेकिन यह बदलाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। सुहानी की कहानी पूरे देश में फैल गई। अखबारों में सुर्खियां बनी, जिस बेटी को बेचा गया था वहीं बेटियों का भविष्य संवार रही है। कई समाज सेवी संस्थाओं आगे आईं और गांव को विकसित करने में मदद करने लगी। सुहानी ने अपने गांव के नाम पर एक बेटी बचाओ केंद्र स्थापित किया, जहां उन सभी लड़कियों को सुरक्षा और शिक्षा दी जाती जो समाज में शोषण का शिकार हुई थी। अब गांव की हर लड़की के मन में एक ही सपना था, हम भी सुहानी दीदी की तरह बनेंगे। और यह देखकर सुहानी को एहसास हुआ कि उसका संघर्ष सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि हर उस लड़की का था जो किसी न किसी रूप में समाज के अत्याचार का शिकार हुई थी। सुहानी का संघर्ष अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, उसकी कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। न्यूज़ चैनल्स पर उसकी बहादुरी की चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल हो चुकी थी और लोग उसे आयरन लेडी कहने लगे थे। सरकार ने भी उसकी मेहनत को पहचाना। एक दिन उसे राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया। वह पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति से मिली। वहां उसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वह स्टेज पर खड़ी हुई तो लाखों लोगों ने तालियां बजाई। राष्ट्रपति ने कहा, सुहानी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हर उस लड़की की ताकत है जो समाज के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। सुहानी ने आंखों में आंसू लिए पुरस्कार लिया, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि जीत के थे। सम्मान समारोह के बाद जब वह मीडिया से बात कर रही थी तो एक पत्रकार ने पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? सुहानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा सपना यह है कि देश में कोई भी लड़की अपने पिता के हाथों न बेची जाए, कोई बेटी शिक्षा से वंचित न रहे और हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यह बयान सुनते ही लाखों लड़कियों को नई उम्मीद मिल गई। इसके बाद कई राज्यों की सरकारों ने सुहानी को बुलाया ताकि वह अपनी योजना उनके गांवों में भी लागू कर सके। उसने कई नई योजनाएं शुरू की, बेटी रक्षा योजना, महिला शिक्षा मिशन और स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र। अब वह सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक क्रांति बन चुकी थी। गांव-गांव में उसकी तस्वीरें लगाई जाने लगी, लड़कियां उसे रोल मॉडल मानने लगी और उसके संघर्ष की कहानियां स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। लेकिन इन सबके बीच सुहानी एक बार फिर अपने गांव लौटी। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ देश भर के लोग थे जो बदलाव देखना चाहते थे। गांव की हर लड़की उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, अगर सुहानी दीदी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। गांव की हर गली में सुहानी के नाम के चर्चे थे, लेकिन एक इंसान था जो इन सब बातों से खुद को अलग कर चुका था, रमेश। रमेश, जिसने अपनी ही बेटी को 8 लाख में बेच दिया था, अब गांव में सबसे तुच्छ इंसान बन चुका था। लोग उससे नफरत करने लगे थे, कोई उससे बात नहीं करता था, उसके लिए गांव में कोई इज्जत नहीं बची थी। वह अकेला, बीमार और टूटा हुआ इंसान बन चुका था। जब उसे पता चला कि सुहानी को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। एक दिन जब सुहानी गांव में महिलाओं के लिए नए स्कूल का उद्घाटन कर रही थी, तो वह दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन वह जानता था कि अब वह कुछ भी कर ले तो भी सुहानी उसे कभी माफ नहीं करेगी। तभी अचानक वह सुहानी के सामने आ गया। बेटी, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन क्या मेरी माफी के लायक कोई जगह बची है? रमेश की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। गांव के लोग चुप थे, सब सुहानी की ओर देख रहे थे कि वह क्या जवाब देगी। सुहानी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि ठंडा सन्नाटा था। बेटी, तुमने मुझे उस दिन बेटी मानना बंद कर दिया था, जिस दिन मुझे 8 लाख के लिए बेच दिया था। आज तुम माफी मांग रहे हो,
लेकिन सोचो उन बापों के बारे में जो अपनी बेटियों को प्यार देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और उनका साथ निभाते हैं। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि बाप बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार किया था। रमेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं जानता हूँ मुझे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हो सके तो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बाबूजी कह दो, ताकि मैं चैन से मर सकूं। गांव में सन्नाटा छा गया। सुहानी ने कुछ पल सोचा, फिर ठंडी आवाज में कहा, बाबूजी एक सम्मानजनक शब्द है जो एक अच्छे पिता को मिलता है। तुमने यह हक खुद ही खो दिया। अब मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती, लेकिन तुम्हें माफ भी नहीं कर सकती। तुम बस अपनी गलती के साथ जियो और देखो कि अब यह गांव किसी और लड़की की तकदीर नहीं बेचेगा। रमेश वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपनी ही बेटी को खो दिया था और यह दर्द किसी भी सजा से बड़ा था। गांव में अब कोई उसे अपना नहीं मानता था। लोग उसे एक धोखेबाज पिता के रूप में देखने लगे थे। लेकिन सुहानी अब अपने अतीत में नहीं जीना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया था। अब कोई और बेटी अपने पिता के हाथों न बेची जाए। कुछ महीनों बाद सरकार ने उसके गांव को बेटी बचाओ मॉडल गांव घोषित कर दिया। यह गांव अब पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका था। सुहानी ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया जहां हर लड़की को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। गांव के हर माता पिता को यह समझाया गया कि बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन सुहानी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वह एक बड़े मंच पर महिला सशक्तिकरण पर भाषण दे रही थी, तो अचानक लोगों की भीड़ में उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी। वह दौड़कर उसके पास आई और कहा, सुहानी दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सुहानी ने झुककर उस लड़की को गले लगा लिया और मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे भी आगे जाओगी बेटी। इस एक पल ने सुहानी को एहसास दिला दिया कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उसने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया था, बल्कि समाज की सोच को बदल दिया था। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि क्रांति बन चुकी थी। गांव की हर लड़की के लिए वह एक उम्मीद, एक प्रेरणा थी और इस तरह एक बेची गई बेटी की कहानी लाखों बेटियों की ताकत बन गई। दोस्तों, जो बेटी कभी 8 लाख में बिकी थी, आज उसी बेटी का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। जिस बाप ने उसे बेचा था वह आज भी अकेले अपने गुनाहों का बोझ उठाकर जी रहा है। और वही बेटी आज लाखों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी है। सोचिए, एक दिन जिसे अपना नाम तक बताने में डर लगता था, आज पूरा देश उसकी मिसाल दे रहा है। जिसे पैसों के लिए बेच दिया गया था, आज वह समाज की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। यह कहानी सिर्फ सुहानी की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो हालात से लड़कर अपनी तकदीर खुद लिखती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे गुनहगार बापों को कोई माफी मिलनी चाहिए? इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की शानदार और रोमांचक कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाली मज़ेदार कहानियों को मिस ना करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।